बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो यानी जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ कि मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक साहब ने 6 केसेस में 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर ली है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक तो इस इशू के ऊपर कि कैसे मलिक रियाज साहब के दामाद ने जो प्ली बार्गेन की है वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और कैसे उन्होंने जरदारी साहब को फंसा दिया है। और दूसरा जिस इशू पर बात करेंगे वो करेंगे कि पंजाब में महकमा औकाफ में जो करप्शन की कहानियाँ हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, बहुत सवालात उठ रहे हैं, बहुत इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर DG जो औकाफ हैं डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब, उनके हवाले से उस पर भी उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी और कुछ चीज़ें उन पर भी हम बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक साहब ने 6 केसेस 6 इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और ये वो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो फेक अकाउंट्स में GIT रिपोर्ट आई थी, GIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT की रिपोर्ट भिजवा दी थी नैब को कहा था कि आप फर्दर इसके ऊपर इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो रेफरेंसेस बनते हैं वो रेफरेंसेस आप दायर करें। उसके बाद नैब ने अब तक जो है वो 9 से 10 रेफरेंसेस दायर किए हैं, बाकी तहकीकात जारी हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि ये फैसला आया था जनवरी 2019 में, साकिब निसार साहब ने ये फैसला दिया था, उनके साथ जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब शामिल थे। अब जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वैसे तो इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, लेकिन एक आवाम की आंखें खोल देने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि सिर्फ 6 केसेस में 9.5 अरब रुपया प्ली बार्गेन के ज़रिए वापस कर रहे हैं मलिक रियाज साहब के दामाद, ये कहकर कि जी बिल्कुल ये इतराफ़ी जुर्म होता है जब आप प्ली बार्गेन करते हैं। लेकिन ये सुनने वाली चीज़ है कि उन्होंने प्ली बार्गेन की किन अकाउंट्स के मामलात में, किन केसेस में की है। जिन केसेस में उन्होंने प्ली बार्गेन की है उन केसेस में इल्ज़ामात ये हैं कि जिन अकाउंट्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि वहाँ में पैसे आ रहे थे, जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उन्हीं अकाउंट्स के बारे में GIT ने ये रिपोर्ट दी। उन्हीं अकाउंट के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्हीं अकाउंट से बिलावल हाउस की जो लाहौर वाला बिलावल हाउस है उसकी जो कीमत है उन्हीं अकाउंट से दी गई। उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्हीं अकाउंट से जरदारी ग्रुप को पैसे जाते रहे। उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्हीं अकाउंट से जरदारी साहब की फैमिली के अखराजात जो हैं वो भी अदा किए जाते रहे। ये बहुत ही जरदारी साहब के लिए सेंसिटिव मामला है, बड़ा उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जब एक केस में कोई वादा माफ गवाह सामने आ जाए या कोई मुल्जिम शरीक मुल्जिम प्ली बार्गेन कर ले तो पूरे के पूरा जो केस होता है वो बड़ा जानदार हो जाता है, बड़ा उसमें वज़न आ जाता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नैब का ये केस बहुत अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब के साथ ये शरीक मुल्ज़मान में शामिल थे जैन मलिक साहब। जरदारी साहब जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़िम है एक तरह से। उसकी वजह यह है कि जाली बैंक अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी मैं वीडियोज़ कर चुका हूँ। जब ये सोमोटो हुआ था, सोमोटो से लेकर और इसके फैसले के आने तक और उसके बाद की डेवलपमेंट्स में मुसलसल मैं आपको आगाह करता हूँ। और ये वो केस था कि मैं कराची एक ही बार गया हूँ और मैं सिर्फ इस केस के लिए, जाली बैंक अकाउंट्स केस के लिए मैं कराची गया था। उसकी वजह ये हुई थी कि साकिब निसार साहब को ये बताया गया था नैब की जानिब से, नहीं उस वक्त नैब के पास मामला नहीं गया था, GIT की जानिब से। GIT ने साकिब निसार साहब को बताया था कि सिंध हुकूमत हमें रिकॉर्ड नहीं दे रही। साकिब निसार साहब ने उसके बाद कहा था कि फ़लाँ तारीख तक GIT को रिकॉर्ड दे दें वरना मैं कराची आ रहा हूँ, मैं कराची बैठूंगा। और मैं रात तक मुझे बैठना पड़ा, 2 दिन बैठना पड़ा, 3 दिन बैठना पड़ा, मैं खुद रिकॉर्ड दिलवाऊँगा। फिर साकिब निसार साहब वहाँ पर गए। साकिब निसार साहब थे, मेरे ख्याल उनके साथ उस वक्त इजाजुल हसन साहब थे और तीसरे जज शायद मुनीब अख्तर साहब थे जिन्होंने वो समाअत की थी, जिस समाअत में फिर ये बताया गया था कि तकरीबन रिकॉर्ड जो है वो दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिकॉर्ड और था जो कि नहीं दिया गया था। तो ये जो इसमें मरकज़ी जो मामला है वो आसिफ अली जरदारी साहब का है। अब जब जैन मलिक साहब ने इतराफ़ जुर्म करते हुए पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं, 1 अरब रुपया वापस कर दिया है, 8 अरब और उन्होंने 3 सालों में वापस करना है, तो अब जरदारी साहब के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। जरदारी साहब का केस बहुत कमज़ोर हो गया है, नैब का केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। नैब के कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई जो इन केसेस को देख रहे हैं, अदालत में हुई, तो उनका ये कहना था कि नैब का केस अब बहुत मजबूत हो गया है और अब आप देखेंगे कि जरदारी साहब का इस केस में बचना नामुमकिन हो गया है। इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस में भी हमने देखा कि उसमें भी क्योंकि वो केस जो है वो उसमें गवाह कम है, वो भी जल्दी फैसला हो सकता है। लेकिन ये जो केस है जिसमें जैन मलिक साहब ने प्ली बार्गेन कर ली है और बार बार गौर कीजिए कि 6 केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन की सतह पर हैं और 9.5 अरब रुपये वापस किए जा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म ना किया होता
अगर कोई गलत चीज़ ना की होती तो उनको क्या ज़रूरत थी पैसे वापस करने की। और प्ली बार्गेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्ली बार्गेन तो जो असल अमाउंट होती है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता, थोड़े से पैसे दे के और आप प्ली बार्गेन कर लेते हैं। गो के नैब का दावा यह है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब और उनकी टीम ने पूरा गौर फिक्र करके और जो डिटरमिन किया उसके ऊपर उसके मुताबिक ही पैसे लिए गए। और कल हमने एहतसाब अदालत में ये मंजर भी देखा कि नैब की जानिब से भी ये कहा गया कि इस प्ली बार्गेन को आप मंजूर कर लें, मुल्ज़मान ने भी कहा कि आप मंजूर करें, मुल्ज़मान ने भी हंसी खुशी उन्होंने कहा जी, वकील साहब ने कहा कि बड़े खुशगवार माहौल में ये सारे मामला तय हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से मामला तय हुए हैं और ये बड़े दिनों से, बड़े अरसे से ये मुलाकातें चल रही थी हमारी और बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये मामला तय हुआ है। कोई एतराज़ नहीं किया गया, कहीं पे ये नहीं कहा गया कि ज़ैन मलिक साहब की जानिब से या उनके वकील जो थे उनकी जानिब से कि जी बड़ी जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा गलत हुआ है। यहाँ तक भी नहीं कहा गया कि चले ये कह देते कि हम प्रोटेस्ट के तौर पर ये पैसे जमा करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये केस आगे ना चले और प्रोटेस्ट के तौर पर हम पैसे दे रहे हैं, ये भी नहीं कहा गया। कहा गया कि विलिंगली कर रहे हैं, कहा गया कि कोई दबाव नहीं है और अपनी मन और अपनी मर्ज़ी के साथ ये प्ली बार्गेन की जा रही है। तो आप देखते हैं कि ये केस आगे किस तरह बढ़ता है। ज़ैन मलिक साहब की हद तक ये केस ख़त्म हो गया है, उनको निकाल दिया जाएगा। बाकी जो को एक्यूज़ड हैं और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ ये केस चलेगा। लेकिन जरदारी साहब के लिए ये इसलिए ख़तरनाक है, अगर ज़ैन मलिक साहब प्ली बार्गेन ना करते तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे एक बंदा खुद मान ले कि हाँ ये चीज़ की है तो फिर जरदारी साहब के लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। अब आते हैं दूसरे इशू के ऊपर। पाकिस्तान में हमने देखा कि छोटे से लेकर बड़े इदारे तक उनको करप्ट किया गया, उनको तबाह किया गया, उनको बर्बाद किया गया। हर इदारे के ऊपर सवालात उठते हैं और ये आपने देखा कि जब ये सबा कमर वाला मामला आया था, एक तो मुझे इन एक्टर्स के नाम भी नहीं आते, सबा कमर और बिलाल सईद, इनका वो मामला आया जो मस्जिद वज़ीर खान वाला मामला आया। मैंने उसके ऊपर खैर उसके ऊपर इतने लोगों ने वीडियोज़ की, मैंने उसके ऊपर बात नहीं की थी। लेकिन ये जब मामला आया तो उसके बाद से सवाल उठने लग गए कि महकमा औकाफ की कारकर्दगी क्या है, कब से ये शादियाँ हो रही थी, कितना पैसा इन शादियों से कमाया गया, क्यों मस्जिदों के अंदर शादियाँ हो रही थी। निकाह होना बुरी बात नहीं है, निकाह तो अक्सर ही हमारे यहाँ रवायात भी हैं हमारे इलाकों में, लेकिन वहाँ पे तो ये होता है कि जो मेल होता है वो और उसके साथ सारे मस्जिद चले जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिल कराया जाता है, लड़की के घर जाकर उसका फॉर्म फिल कराया जाता है। चलें एक लम्हे के लिए हम ये भी कह देते हैं कि निकाह चलो लड़की और लड़के दोनों का, मस्जिद में कोई पोर्शन था साइड पे, वहाँ पे वो निकाह कर दिया गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें और जो तस्वीरें सामने आईं, इससे पहले जो निकाह की तकरीबात हैं वो मुनासिब नहीं है। पता नहीं कौन फैमिली होगी, किसकी फैमिली होगी, ख़वातीन हैं, मुनासिब नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई हैं वो मैं तो कम अज़ कम नहीं आपको दिखा सकता, मुनासिब नहीं है। लेकिन इससे पहले भी सबा कमर और बिलाल सईद से पहले भी ये मामलात हो रहे थे, ये काफ़ी अरसे से चल रहे थे। अब जवाब ताहिर रज़ा बुखारी साहब को देना चाहिए जो डीजी औकाफ हैं। और मैं एक और चीज़ देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि वज़ीर जो हैं इस महकमे के, उन्होंने अपने डीजी जो हैं महकमा औकाफ के, उनके ख़िलाफ़ जो ख़त लिखा है वज़ीर आला पंजाब को, वो आप देखें तो अकल दंग रह जाती है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं। और वज़ीर साहब शायद बेबस हैं, डीजी औकाफ के ख़िलाफ़ कोई वो एक्शन नहीं ले सकते। तो मैंने उस लेटर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो इसलिए मैं आपके सामने नहीं रख रहा कि मैं पहले ताहिर रज़ा बुखारी साहब का मौक़िफ़ उसके ऊपर ज़रूर लूँगा, एथिकली हमें मौक़िफ़ उनका लेना चाहिए। लेकिन महकमा औकाफ की कारकर्दगी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं और महकमा औकाफ के पास अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दरबार हैं, मज़ारात हैं, मसाजिद हैं और दरबारों, मज़ारों और मसाजिद में जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो जमा होता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद सवाल उठाया था कि चंदा कहाँ पे खर्च होता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, और इसकी शफाफियत पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। मैं कोशिश करूँगा कि वो केस भी चेक करूँ सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था, और मेरा ख्याल है कि इस पे स्टोरी पे इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे। ताहिर रज़ा बुखारी साहब, जो डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी हैं, उनका मौक़िफ़ लेकर कि ये जो अगर जो किस्से और कहानियाँ इनके हवाले से सामने आ रही हैं इस महकमे के हवाले से वो हैं, तो हमें इस पर बिल्कुल बात करनी चाहिए और इनको जवाब भी देना चाहिए। और क्योंकि ये भी इनके ऊपर सवालात हैं कि जिन लोगों ने सबा कमर और बिलाल सईद के मामले पे और मस्जिद वज़ीर खान वाले मामले पे जिन लोगों ने सवालात उठाए थे, बात की थी, उन लोगों को भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं ताहिर रज़ा साहब का मौक़िफ़ लेकर और आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।